स्वागत है आप लोगों का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। ये हमारा पॉलिटी का आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हमने क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे और उसके बाद अमेंडमेंट कितने हुए और अमेंडमेंट कैसे किया जाता है ये सारे देख के और फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी होगा और ये अगर पूरा वीडियो हमारा पॉलिटी के देख लेते हैं तो उम्मीद यही रहता है कि अगर 20 से 22 क्वेश्चन आता है तो आपके 20 प्लस ही क्वेश्चन सही रहेंगे। 20 प्लस क्वेश्चन, अगर 22 क्वेश्चन आता है तो 20 प्लस पे आप रहेंगे गिरी हालत में। अब चले तो पहला देखें तो संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है कि किसी भी आर्टिकल में किसी भी बॉडी का गठन के बारे में कहा गया हो, किसी भी आर्टिकल में कहा गया हो तो वो संवैधानिक निकाय कहलाता है। तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280 के तहत बनाया गया। वित्त आयोग का गठन हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 280 के तहत करते हैं। इसमें है कि हर 5 साल पे राष्ट्रपति क्या करेगा? ये वित्त आयोग का गठन करेगा और ये निम्नलिखित मामलों में जो नीचे बताने जा रहे हैं उस पे क्या करेगा? राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। किसको? राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। तो अब चलते हैं पहला क्या है कि वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य जो कर है ना, कर का आवंटन, ये बंटवारा कौन करेगा? केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच में करों का बंटवारा कौन करता है? ये वित्त आयोग करता है। ठीक है ना। भारत की संचित निधि से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए, इसका विषय पे कौन निर्णय सिफारिश करता है? ये सिफारिश करता है वित्त आयोग कि भारत की संचित निधि से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए। तीसरी बात ये कहता है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय को बताता है। अर्थात समझो सिंपल लैंग्वेज में कि जो राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको वो कहता है कि भैया ऐसा करो, पंचायत और नगर पालिकाओं के स्रोत जो है रिसोर्सेस की पूर्ति के लिए आप राज्य की जो संचित निधि है उसको बढ़ाओ। कौन बोलता है? ये वित्त आयोग बोलता है, सेंटर वाला। किसको बोलता है? राज्य वित्त आयोग को। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा कोई भी वित्तीय मामला सौंपा गया है तो वो या कोई अन्य कार्य दिया गया है वो उसको निष्पादन करना किसका काम है? इसी वित्त आयोग का काम है। ठीक है। वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति स्पष्टीकरण के साथ संसद में के समक्ष रखवाएगा। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 281 में। तो वित्त आयोग की जो भी सिफारिश है उसको लागू किया जाना है कि नहीं किया जाना है उसका स्पष्टीकरण के साथ संसद के सामने कौन रखवाता है? प्रेसिडेंट रखवाता है। कौन रखवाता है? प्रेसिडेंट रखवाता है। अब देखो प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? तो 1969 में बना था। राजमन्नार समिति कब बना था? 1969 में बना था। सरकारिया आयोग कब बना था? 1983 में बना था। एम पुंची आयोग 2007 में बना था। ये केंद्र और स्टेट रिलेशन पे गठित आयोग थे। कौन कौन? प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और एम पुंची आयोग। इसका क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है या कब गठित किया गया ये, जैसे कि होता कमेटी पूछ लिया गया था। होता कमेटी कब बना था? ये होता कमेटी प्रशासनिक सुधार कमेटी था। ये 2004 में बना था। कब बना था? 2004 में बना था। होता कमेटी कब बना था? 2004 में बना था। होता कमेटी कब बना था? 2004 में। ये पूछा जा चुका है। तो ये पूछा जाता है इसलिए इसको याद रखना जरूर। कंसोलिडेट फंड या भारत की संचित निधि की बात किसमें कहा गया है? आर्टिकल 266 में। वही आकस्मिकता संचित निधि का आकस्मिकता निधि का किसमें बात कहा गया? तो 267 में बोला गया है। तो इसमें कहा गया है कि भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि की स्थापना की गई है। तो इसी आर्टिकल के थ्रू भारत की संचित निधि और जितने प्रत्येक राज्य हैं उनकी संचित निधि की स्थापना किया गया है। आकस्मिक निधि और राज्यों को दिए जाने वाले करों और शुल्कों को छोड़कर, तो किसको किसको छोड़ के? आकस्मिक निधि को छोड़कर, राज्यों को दिए जाने वाले कर को छोड़ के, शुल्क को छोड़कर भारत सरकार को जो भी प्राप्त होता है उसको संचित निधि में डाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के ले लें तो राजस्व हो गया, अग्रिम लिए गए सभी उधार, सरकार से प्राप्त सभी धनराशियां, ये सब किसमें डाला जाता है? संचित निधि में डाला जाता है। 267 में बताया था कि आकस्मिकता निधि डालते हैं। आकस्मिकता निधि का गठन कौन से आर्टिकल से हुआ था? 267 से हुआ था। संसद और राज्य विधानमंडल को भारत और राज्य की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति है। तो संसद को है और राज्य विधानमंडल को है। भारत का अगर
कहें आकस्मिकता निधि कौन निर्धारित करता है, स्थापित करता है, तो संसद करता है। वहीं स्टेट के लिए या राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का स्थापना कौन करता है, वो करता है इस विधानमंडल। ठीक, और ये दोनों निधि की बात करें, चाहे सेंटर चाहे स्टेट का, वो कार्यपालिका के अधीन होता है। जो सेंटर वाला होता है वो प्रेसिडेंट के अधीन होता है, जो स्टेट वाला होता है वो गवर्नर के अधीन होता है। ठीक है, और भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन। कौन? इलेक्शन कमीशन। ये किसके आर्टिकल के तहत किया जाता है? 324 के तहत इसी का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 324 के तहत। और ये ध्यान रखना कि निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है से मिलकर बनता है। तो ये निर्वाचन आयोग किससे मिलकर बनता है? निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, आयुक्त सीईसी, सीईसी और प्लस ईसी से मिलकर बनता है निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 324 में बोला गया। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का या ईसी का, सीईसी या ईसी का देखें तो 6 वर्ष तक कार्य करता है या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस पे वो रिटायर हो जाएगा। तो 6 वर्ष है या 65 वर्ष है? 65 वर्ष के आयु पे रिटायर हो जाएगा या 6 वर्ष तक कार्यकाल करेगा। ठीक है ना, कार्य करेगा, ये ध्यान रखना। इसकी शक्तियां क्या है निर्वाचन की, निर्वाचन आयोग की? तो देखो, पहला अगर देखें तो मतदाता सूची को तैयार करना, सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये सब इसका इलेक्शन कमीशन का क्या है? कार्य है। शक्तियां हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सीमांकन करना, पर में हेल्प करना, सहायता करना इसका काम है। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल चुनाव का अधीक्षण और नियंत्रण और निर्देशन करता है। किसका किसका? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा प्लस वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करवाता है? यही इसी करवाता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह, तो मान्यता प्राप्त जितने दल हैं उनको चुनाव चिन्ह कौन देता है? इसी देता है। ठीक है ना, और किसी सदस्य का, चाहे वो संसद के सदस्य हो चाहे विधानमंडल के सदस्य हो, ऊपर बता चुके हैं, अगर संसद का सदस्य हो उनको निर्हार या आयोग घोषित करने का राष्ट्रपति के परामर्श करता है, और वहीं विधानमंडल के सदस्यों को राज्यपाल को परामर्श देता है, और फिर ये लोग हटा देते हैं उनको, जो आयोग होते हैं। आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को क्या करता है? मान्यता देता है। इसी विभिन्न राजनीतिक दलों को क्या करता है? मान्यता देता है। कुछ हिस्ट्री जान लो कि 1950 में चुनाव आयोग के गठन के बाद 1989 तक आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया था, सिंगल बॉडी, जिसमें एक सदस्य होते थे। ठीक है ना, 1950 से लेके 1989 तक। और 16 अक्टूबर 1989 में 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। ठीक है, और 1 जनवरी 90 को ये दोनों पद फिर से समाप्त कर दिए गए। फिर क्या किया गया कि 93 में राष्ट्रपति ने फिर से 2 अलग निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की, और ये तब से 93 से 3 लोगों की बॉडी, एक सीईसी और 2 निर्वाचन आयुक्त क्या होते हैं? ये इलेक्शन कमीशन में होते हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये ध्यान रखना कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग है जिसमें 1 सीईसी और 2 ईसी है। कब से लेटेस्ट लागू हुआ है? 1993 से। नेक्स्ट ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? तो क्राइटेरिया 3 है, ये 3 क्राइटेरिया होगा तभी दिया जाएगा। यदि वह लोकसभा और विधानसभा कि आम जो चुनाव होते हैं उसमें 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों के साथ 6% क्या कर लेता है? सीट प्राप्त कर लेता है, तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त कर लेता है, तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो कि लोकसभा और विधानसभा की जो आम चुनाव होते हैं उसमें 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो वैध मत प्राप्त किया हो, कितना? 6% प्राप्त किया हो। 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% क्या किया हो? वैध मत प्राप्त किया हो। और साथ ही साथ इसके साथ क्या किया हो कि किसी राज्य में या राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में वो लोकसभा की सीट कितना जीता हो? लोकसभा की सीट जीता हो 4, तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दिया जाएगा। पहला क्राइटेरिया ये था। दूसरा क्राइटेरिया है कि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पे जीत कर प्राप्त कर लेता है, लोकसभा के 2% स्थान पे जीतता है, और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं, 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं, तो वो उसको नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता दिया जाएगा। क्या है कि किसी भी दल, कोई भी दल हो, लोकसभा में कितना सीट पाए? 2% सीट पा ले, लेकिन कम से कम 3 राज्यों में से प्राप्त करे ये 2% सीट, तो उसको नेशनल पार्टी का
मान्यता मिल जाता है। चौथा तीसरा क्या है कि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो तो उसे नेशनल पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो ये 3 है, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है कैग के बारे में। ये भी आर्टिकल में बोला गया है, तो संवैधानिक संस्था या संवैधानिक बॉडी के रूप में काम करता है कैग। ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोला जाता है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे सीसी में बताया था या इलेक्शन कमीशन में, वैसे ही इसका भी 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है या 65 साल तक। ठीक है, इनके सदस्यों का। तो ये ध्यान रखना। ठीक, ये कैग की बात हो रही है, तो सदस्यों की बात तो नहीं कर सकते, सिर्फ कैग की बात हो रही है। अब देखो कि इसको हटाया कैसे जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, जैसे हाईकोर्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है विशेष बहुमत के द्वारा, वैसे ही कैग को भी हटाया जाता है। तो जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही इसको भी हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जाता है। तो संविधान में उल्लिखित है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता। तो इस तरह ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे नहीं रहता है। मतलब कि अगर प्रसाद पर्यंत रहता तो वो क्या करता, भैया कहते राष्ट्रपति जी प्रसाद दो, अब जा रहे हैं, हम कैग बन रहे हैं। फिर जब उनकी मर्जी होती प्रसाद लिए हैं तो फिर हटा देते। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके तहत हटाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रसाद पर्यंत नहीं बनता है। वहीं अटॉर्नी जनरल है, जो अटॉर्नी जनरल वो प्रसाद पर्यंत बनता है, लेकिन कैग नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है, बस इतना ध्यान रखना। कैग में कैग के कार्य और शक्तियां देख लेते हैं। तो पहला कार्य देखो कि भारत की अगर संचित निधि हो या राज्य की संचित निधि हो, ठीक है, या जहां भी कोई संघ शासित प्रदेश है उस पे विधानसभा हो, तो उनकी सभी लेखाओं का लेखा परीक्षा कौन करता है? ये कैग करता है। तो सेंटर, स्टेट या कहीं विधानसभा है उससे, या कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई संस्था है, उसकी लेखा परीक्षा कौन करता है? कैग करता है। ठीक है, सभी निकाय या प्राधिकरण केंद्र और राज्य सरकार के से जो ग्रांट मिलता है, उन निगम और निकायों या सरकारी कंपनियों का क्या कर सकता है? लेखा परीक्षण कर सकता है। ठीक है, भारत की लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की लोक लेखा से संबंधित समस्त व्यय का परीक्षण कौन करते हैं? तो लोक लेखा सहित और लोक लेखा से संबंधित सभी व्यय का परीक्षण कौन करता है? कैग करता है। ठीक है ना, ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता, दान प्रेषण, इन सब का लेन देन का परीक्षण करता है कौन? कैग करता है। किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण का प्रमाणन कौन करता है? तो शुल्क या शुद्ध आगमों का निर्धारण का प्रमाणन कौन करता है? कैग करता है। तो ये कैग का कुछ काम था। अब देखो कैग के 3 लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। एक तो विनियोग लेखा पे लेखा परीक्षण करता है, दूसरा वित्तीय लेखाओं पे लेखा परीक्षण करता है, तीसरा सरकारी उपक्रमों पे लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। तो विनियोग लेखाओं पे लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखाओं पे लेखा परीक्षण और सरकारी उपक्रमों पे लेखाओं पे लेखा परीक्षण करता है कौन? कैग। ये 3 करता है। ठीक है ना, कैग क्या है कि कैग सिर्फ क्योंकि ये जो खर्च हुए होते हैं, व्यय हुए होते हैं, उसी का परीक्षण किया करता है कि जो मुद्दे पे खर्च किया जाना चाहिए उस पे खर्च हुआ है कि नहीं। तो वो सिर्फ ये देखता है। लेकिन इस अगर मान लो व्यय को अपव्यय हो, कहीं बहुत ज्यादा खर्च हो गया हो या यहाँ पे भ्रष्टाचार हो, तो उसका उजागर तो कर देगा, लेकिन इसको रोकने में सक्षम नहीं है कैग। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसियां आदि कैग खर्चे के ब्यौरे नहीं मान सकते हैं। तो कैग के खर्चे के ब्यौरे कौन नहीं मान सकता? कोई भी इंटेलिजेंस नहीं मान सकता। ठीक है, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं मान सकती। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल। ये भी संवैधानिक बॉडी है। 76 आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी के वर्णन किया गया है। ये राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र में जो भी होगा वो रिटायरमेंट का होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसी का, कैग का, और फिर हम अटॉर्नी जनरल का पढ़ रहे हैं। ये 6 और 65 का क्लॉज है। ठीक है, योग्यता क्या है कि सभी उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है, वैसा एलिजिबिलिटी होगा तो वही महान्यायवादी बन सकता है या अटॉर्नी जनरल बन सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या अगर हाईकोर्ट में देखें तो 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कितना अनुभव होना चाहिए? 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और हाईकोर्ट में कितना होना चाहिए? 10 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी ये बन सकता है।
अब देखो इसको हटाया कैसे जाता है, तो ये प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति से प्रसाद प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो इसे हटा सकता है। और ये एक परंपरा है कि जैसे ही सरकार अगर त्याग पत्र दे देता है तो अटॉर्नी जनरल भी क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है। ठीक है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति उसी सरकार के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अटॉर्नी जनरल का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मताधिकार नहीं है। किसको? अटॉर्नी जनरल को। तो दोनों सदनों में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, और संसद की सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार किसको मिलता है? अटॉर्नी जनरल को मिलता है, जैसे संसद के सदस्य को मिलता है। ठीक है, कार्य देखें तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए सारे विधिक कार्यों का निर्वहन कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि महान न्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में पेश होने का अधिकार है इसका, बिना सरकार की अनुमति में किसी अपराधी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। कौन? ये अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन अगर मान लो कि कोई अपराधी व्यक्ति है तो अपराधी व्यक्ति का बचाव कभी ऐसा नहीं कर सकता है, वो सरकार के बिना अनुमति का नहीं कर सकता है। कंपनी में निदेशक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी का किसी निदेशक नहीं बन सकता। सरकार के अगेंस्ट कोई केस है तो वो प्राइवेट में नहीं लड़ सकता, तो ये ध्यान रखना। ठीक, और अटॉर्नी जनरल मिनिस्टर नहीं होते हैं क्योंकि कैबिनेट की कानून मंत्री होता है। तो अटॉर्नी जनरल मिनिस्टर नहीं होते हैं क्योंकि कैबिनेट में क्या है? कानून मंत्री होता है, इसलिए वो मिनिस्टर नहीं बोला जा सकता। ठीक, अब आ जाते हैं सोलिसिटर जनरल। इसका भी राज्य में होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल का काम केंद्र में हमने पढ़ा, वैसे ही राज्य में अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल का महाधिवक्ता का काम होता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ये अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसका आर्टिकल 76 में नहीं जिक्र है, जबकि अटॉर्नी जनरल का जिक्र है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, जैसे हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है ना, तो राज्यों के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में इसको बोला जाता है, जबकि केंद्र के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है एडवोकेट जनरल का? तो राज्यपाल करता है। ठीक, अब इसका योग्यता क्या है? तो जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग हो, उसको बनाया जाता है स्टेट एडवोकेट ऑफ स्टेट। ठीक है ना, तो उच्च न्यायालय में 10 प्रैक्टिस हो तो वो बन सकता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब देखो लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, वो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम के तहत लाया गया, तो ये विधिक संस्था के रूप में है, न कि संवैधानिक संस्था के रूप में है। तो बस इतना ध्यान रखना। और इसमें लोकपाल की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल से जानने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेंस के लिए ये है लोकपाल और लोकायुक्त, तो ये जानना कि विधिक संस्था के रूप में है, ये संवैधानिक नहीं है। अब देखो राजभाषा के उससे क्वेश्चन अगर कहाँ से पूछे जाते हैं तो कहाँ से? तो राजभाषा समिति है, उसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, जो राजभाषा आयोग की संतुष्टियों का परीक्षण और राष्ट्रपति को क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। तो राजभाषा समिति में 30 लोग होते हैं और 20 क्या होते हैं? लोकसभा से होते हैं, और 10 किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, बीजी खेर की अध्यक्षता में। बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। कब ये किया गया था? 1955 में। और 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं, 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है, भाषाओं से, भारतीय भाषाएं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो है, अभी कितना है? पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब कितने हो गए हैं? 22 हो गए हैं। तो 14 भाषाएं में कौन कौन? तो 3 संशोधन हुए हैं, एक हुआ है 21, एक हुआ है 71 और दूसरा हुआ 92। तो देखो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें में, और सिंधी जोड़ी गई थी 21वें में। अगर 71वें में देखें 1992 में, तो कहते हैं ना कि 17, 71 को उल्टा करो तो 17 होते हैं। 17 पे लड़के क्या होते हैं? कमीने होते हैं। तो कमीने बोलो ना, कमीने होते हैं। 17 साल के एज पे लड़के क्या हो जाते हैं? कमीने हो जाते हैं। तो कोकड़ी कमीने को लिखो, कमीने। ठीक है, कमीने 71 से है, ये समझ में आ जाएगा उल्टा कर दोगे तो कोकड़ी, क से कोकड़ी, एम से मणिपुर, एन से नेपाल। तो ये 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन से डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली ये कब जोड़ा गया था? 92 या 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एक आता है केंद्रीय सूचना आयोग। पूछ ले कि विधिक आयोग है कि ये विधिक आयोग है कि संवैधानिक? पहला क्वेश्चन तो यही आता है।
तो इसको 2000 आरटीआई 2005 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। तो ये एक विधिक संस्था है, ये ध्यान रखना। बाकी जो होता है वो मेंस के लिए आएगा, मेंस में लिखने के लिए, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे पहले बता दें, आईसीबी होता है, सेंट्रल इन विजिलेंस। ये भी सीबीआईसीबी, सीबीसी बोलते हैं, सीबीसी भी ये विधिक है, विधिक है। ये भी सरकारी ऐसा नहीं है कि संवैधानिक संगठन है। तो ये पूछ लिया गया था, तो संवैधानिक संगठन नहीं है, ये भी विधिक संगठन है, सीबीसी। ठीक है, सतर्कता आयोग बोलते हैं जिसको हिंदी में, सतर्कता आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये विधिक संस्था है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें तो इसकी बात कहा गया भाग 20 में, और आर्टिकल 368 के तहत ये संविधान संशोधन की बात कहा गया है। ठीक है, तो कौन से भाग में है? तो भाग 20 में है संविधान संशोधन का, और किस आर्टिकल में? 368 के आर्टिकल में। जो संविधान संशोधन के प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से या साउथ अफ्रीका से हम लोग लिए थे ये। ठीक है ना। अब देखो, भारत के संविधान के संशोधन की शक्ति किसमें है? ये संसद में है। प्रक्रिया देखो 3 प्रकार से होता है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी भी में रखा जा सकता है। संशोधन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। तो कभी भी संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होगी तो इस पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। विधेयक को राष्ट्रपति न रोक सकता है न पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति रोक भी सकता है और पुनर्विचार भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होगी तो राष्ट्रपति न इसको रोक सकता है और न पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो कितने प्रकार के लिए हमारा संविधान संशोधन वर्णन है? तो 3 प्रकार के। एक तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है संविधान संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन होता है, और तीसरा विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन हो। तो विशेष बहुमत भी हो और राज्य क्या करे? उसका समर्थन करे। तो विशेष बहुमत और राज्य क्या करे? इसको समर्थन करे। क्वेश्चन पूछा जाता है साधारण बहुमत का संशोधन, तो दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले आधे से अधिक सदस्यों का अनुसमर्थन हो जाए तो उसे साधारण बहुमत कहते हैं। समझो जैसे कि मान लो कि 545 सीट अभी चुने जाते हैं लोकसभा में। अभी बैठक हुआ तो 300 लोग बैठे थे, 300 लोग बैठे थे, बाकी अब्सेंट थे। तो इसमें से 150 लोग, अगर 150 लोग या 150 प्लस मतदान हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? इस लोकसभा से पारित हो जाएगा। ये साधारण बहुमत है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन की उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से होना चाहिए। तो कुल सदस्यों की बहुमत, अर्थात कहने का मतलब कि अगर मान लो 250 है राज्यसभा, तो राज्यसभा में 250 है तो 125 तो कम से कम होना ही चाहिए, 125 से कम नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान, तो उपस्थित भी हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, और अब्सेंट हो, मतदान भी करें, वोट भी करें, प्रेजेंट हो और वोट हो, और जितने लोग, मान लो कि 125 से ऊपर होना चाहिए। तो मान लो कि 150 हैं, तो 150 में अगर 150 लोग क्या कर देते हैं? मतदान कर देते हैं, और 150 लोग उपस्थित हैं और 150 लोग क्या कर देते हैं? मतदान भी कर देते हैं, वोट भी कर देते हैं, तो ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि 150 लोग प्रेजेंट हैं और सिर्फ 100 लोग ही क्या कर दें? 100 लोग ही इसका क्या कर दें? 100 लोग ही केवल मतदान करें और मतदान करें केवल 100 लोग, तो जो कुल सदस्यों का बहुमत है 125 वो नहीं होगा, तो ये पारित नहीं माना जाएगा। तो जितने लोग उपस्थित हो उसके 2/3 से होना चाहिए, कम से कम 2/3 होना चाहिए। ठीक है ना। मान लो कि अगर 300 है तो 300 में लोग प्रेजेंट हैं तो उसमें 200 लोग को वोटिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये 300 जो क्राइटेरिया है वो कुल सदस्यों की बहुमत अर्थात 50% से अधिक होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, तो विशेष बहुमत हो तो विशेष बहुमत हो 2/3 का, और आधे से अधिक 50% से अधिक राज्यों का समर्थन हो तो ये किया जाता है। तो तीनों हम लोग संशोधन देख लिया। आप देखो, साधारण बहुमत से पूछा जाता है कि कौन कौन से विषय पे किया जाता है। तो कोई नया या विदेशी राज्यों का प्रवेश हो आर्टिकल 2 के तहत तो वो भी साधारण बहुमत से होगा। आर्टिकल 3 के तहत अगर राज्य का निर्माण किया जा रहा है, राज्य के नाम चेंज किया जा रहा है, सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो भी ये साधारण बहुमत से किया जाएगा। नागरिकता में संशोधन करना हो तो संसद साधारण बहुमत से करता है। तो नागरिकता में संशोधन संसद किस आर्टिकल में कर सकता है? 11 में। राज्यों की विधान परिषद का उत्साधन या समापन, जो विधान परिषद का बनाना या समाप्त करना, ये आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। ये भी किसके होगा? विशेष बहुमत से नहीं, ये भी साधारण बहुमत से होगा, ध्यान रखना।
संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन, ये आर्टिकल 239 का में बोला गया, ये भी साधारण बहुमत से होगा। तो जितना नाम लेंगे ये सब साधारण बहुमत से होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीशों आदि की परिलब्धियां और विशेषाधिकार जो दिया गया है दूसरे शेड्यूल में, वो भी साधारण बहुमत से। संसद में गणपूर्ति और संसदीय प्रक्रिया का नियम, ये भी किससे होगा? साधारण बहुमत से। तो अगर संसद में गणपूर्ति या संसदीय प्रक्रिया के नियम में चेंज करना है तो वो भी संसद के साधारण बहुमत से होगा। ठीक है। संसद सदस्यों के वेतन, जो वेतन दिया जाता है, वो भी साधारण बहुमत से। संसद सदस्यों और इसकी समितियों के विशेषाधिकार भी संशोधन कैसे हो सकता है? साधारण बहुमत से। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अगर करने की बात हो तो वो भी साधारण बहुमत से क्या होगा? पास होगा। ठीक। फिर अगर देखें तो शेड्यूल पांचवा और छठा, पांचवा, छठा और आठवां में अगर चेंजेस लाना हो तो वो भी साधारण बहुमत से होगा। पांचवा, छठा, आठवां जाते हो तो शेड्यूल जो बताया था तो उसमें बता ही दिया था। पांचवा, छठा अगर नहीं जानते होगा तो टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट करना है, पहले वाले क्लास में देख लेना, वहां पे बता दिया। संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, तो संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन की अगर कोई चेंजेस करना हो या सुधार करना हो तो साधारण बहुमत से वो संशोधन किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण भी साधारण बहुमत से। अब देखो विशेष बहुमत से, तो विशेष बहुमत वाला ज्यादातर याद रखना, साधारण बहुमत वाला वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक। जो भी फंडामेंटल राइट है वो विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। नीति निर्देशक है वो भी विशेष बहुमत से। वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में, तृतीय शेड्यूल में शामिल नहीं है, प्रथम और तृतीय श्रेणी में शामिल नहीं है, वो सारे उपबंध किसमें विशेष बहुमत द्वारा शामिल हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जो ऊपर बताया था साधारण और ये विशेष बहुमत जो नीचे बताएंगे, इसमें जो शामिल नहीं है वो सब आ जाएंगे इसी में। ठीक है। तो अब देखो नीचे विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन वाला, तो जो भी राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो, जो भी हमारा ये कहते हैं ना, भारत का एक संघीय 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 कैरेक्टर जो भी प्रेजेंट करे, उसके लिए संघीय कैरेक्टर के लिए ये जरूरी है कि यही होना चाहिए, संघीय कैरेक्टर। तो देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संघ कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार में हो तो, राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार हो तो, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन के लिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो, केंद्र राज्य विधायी संबंध में चेंज करना है, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन अगर चेंज करना है तो, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में चेंज करना हो तो भी यही होगा। और 7वीं अनुसूची के संबंध में कोई विषय पे चेंज करना हो तो ये भी इसी संविधान संशोधन में आएगा। क्या? तो विशेष बहुमत और प्लस 50% से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए। स्वयं अनुच्छेद 368 ये इसके तहत आएगा। ठीक है। ये हमने देख लिया कि संविधान संशोधन कैसे होता है और कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको बता दिया। अब आ जाओ संविधान संशोधन जो हुआ था, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन देखें तो पहला संशोधन था जिसमें 9वीं सूची जोड़ी गई थी, तो ये ध्यान रखना। तो भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े जो 9वां सूची था, 9वां सूची, ये 9वां सूची किसके तहत जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के दौरान। 7वां देखो तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। जो राज्य के 4 वर्ग थे उसको समाप्त करके, जो क, ख, ग, घ थे, उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया था? 4 राज्य लाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति मिली थी। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना किसकी बात कही गई थी? ये 7वें संविधान संशोधन में बोला गया था। पूछा जाता है कि बेरूबाड़ी संघ पाकिस्तान को किस संविधान संशोधन के द्वारा दे दिया गया था? तो 9वें संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ दे दिया गया था। ठीक है। कब हुआ था? भारत पाक समझौता 1958 में तब दिया गया था। ठीक है। ये उसके आधार पर दिया गया था, भारत पाक समझौता 1958 के अनुसार दिया गया था, बेरूबाड़ी संघ दिया था। वो कौन से संविधान संशोधन? 9वें संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन देखें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मान लो कि कोई रिक्त स्थान है संसद के सदस्यों में, तो इस आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता कि बाद में कराओ, अभी नहीं कराओ। ठीक है। 24वां संशोधन देखें तो 1971 में आया था। इसी 24वें संशोधन में बोला था कि संसद का ये अधिकार है कि संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे मूल अधिकार हो चाहे कुछ भी हो, उसमें संशोधन कर सकती है। 24वां बोलता है। ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। तो जो भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना ही है, ये कौन से आर्टिकल में है? 24वां आर्टिकल बोल रहे हैं, 24वां संविधान संशोधन में।
25वां संविधान संशोधन देखें तो संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती किया गया था। तो संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती किया गया था 25वां संविधान संशोधन। 26वां देखो तो प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों को विशेषाधिकार जो दिया जाता था वो समाप्त कर दिया गया था, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 31वां संविधान संशोधन देखो, लोकसभा की सीट 525 से कम बढ़ा के 545 कर दिए गए थे, तो 31वां संविधान संशोधन। और बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान भी बोला जाता था और स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे ये प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। 40वां इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है कि 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता प्रस्तावना में जोड़े गए थे कब? 42वें में। ठीक है, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 42वें में। कैबिनेट की सलाह के लिए राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति की बाध्यता, ये कौन से जोड़ा गया था? 42वें में। प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य मामलों पे अधिकरणों की व्यवस्था कब जोड़ा गया था? भाग ये 14 कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें में। 71 की जनगणना के आधार पे 2001 तक लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया जाना किसमें था? 42वें में। संविधान संशोधन की न्यायिक जांच से बाहर रखना भी किसमें रखा गया था? ये 42वें में रखा गया था। न्यायिक समीक्षा और रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती किया गया था 42वें में। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 6 साल कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वे कुछ मूल अधिकारों पे प्रभावी हैं, तो ये भी इस 42वें से है। डीपीएसपी में 3 जोड़े गए थे, एक तो समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, और तीसरा पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा। तो जितने ए आए थे ना, तो लगभग जितने ये आए थे, जैसे ये है तुम्हारा 39 ए पहला वाला, नीचे वाला 43 ए है और इसके नीचे 48 ए है। देखो जितने ए आए थे वो लगभग 42वें संविधान संशोधन से आए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन कार्य में एक बार से 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी किया जाएगा। तो एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी की राष्ट्रपति शासन की बात किसमें किया गया था? 42वें में। भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपदा या नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, ये भी 42वें में बोला गया। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति है, तो ये भी 42वें में बोला गया। तो बहुत सारे हैं, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 42वें के अगेंस्ट में हुआ था, उसके कुछ मामले को रद्द कर दिया गया था, 1978 में हुआ था। इसको इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 साल बढ़ा के 42वें में कर दिया गया था, फिर से घटा के 5 साल यहाँ पे कर दिया गया था 44वें में। ठीक है, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद बाध्यकारी होगा। मतलब कि कैबिनेट की सलाह के लिए एक बार फिर से क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए कोई बिल भेज सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अगर फिर से दोबारा अगर आ जाता है वो बिल पुनर्विचार करके, तो वो उस पर बाध्य, राष्ट्रपति को सहमति देना बाध्य होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात जो आंतरिक अशांति था ना, उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, जो 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था राष्ट्रीय आपातकाल किस पे? आंतरिक अशांति पे, उसी को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, शब्द रख दिया गया था। ठीक है, ये 44वें में रखा गया था। फिर एक और बात आया कि कैबिनेट के लिखित सिफारिश पे ही आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। तो लिखित सिफारिश पे कौन से आर्टिकल में? 44वें में। और जो फंडामेंटल राइट का संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त किया गया था इसी में, और 301 में रखा गया। ठीक है, विधिक अधिकार बना के। और इसी में आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन से आर्टिकल में बोला गया कि नहीं, कौन से संविधान संशोधन में बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 को हम नेशनल इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं कर सकते? तो वो संविधान संशोधन 44वां था, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और कोई इंपॉर्टेंट पूछा नहीं जाएगा, जो है बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985। इसी को दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है। ये 10वां शेड्यूल या 10वां अनुसूची इसी के आधार पे जोड़ा गया। 10वां अनुसूची इसी के आधार पे जोड़ा गया। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान की उम्र थी 21 साल, उसको घटा के कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। ठीक है, और 59वें संविधान संशोधन में दिल्ली की राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया। तो दिल्ली को कब बनाया गया था? इसी 59वें संविधान संशोधन में बनाया गया। ठीक है,
ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 17वां जो 70 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों को शामिल किया गया कि 70 जो 17वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन को देखें तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोकड़ी कमीने, 71 को उल्टा करो 17 कमीने, तो 14 थे, 14 में 4 जोड़ दिया गया तो 18 हो गया। 73वें संविधान संशोधन को देखा जाए तो इसमें पंचायत राज का गठन हुआ, ठीक है, ये 1992 में हुआ था। कितने विषय थे? 29 विषय। 74 में देखें तो नगर निकाय का गठन हुआ था और इसमें भाग 9वां जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 9वें में जोड़ा गया था ये दोनों। और इसमें ये ध्यान रखना कितने विषय थे? 18 विषय थे, तो ये ध्यान रखना, ठीक। और अनुसूची देखें तो ये 73वें के लिए 11वां जोड़ा गया था और 74वें के लिए अनुसूची 12वां जोड़ा गया था। 76वें संविधान संशोधन देखें 1994 में हुआ था। ऐसा हुआ था, क्षेत्रों में पूछा नहीं जाएगा, बस ये ध्यान रखो कि तमिलनाडु ने आरक्षण का अधिनियम 1994 में 50% से ज्यादा दे दिया था, 50% से ज्यादा दे दिया था और 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। तो वो कहा कि भैया देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो न्यायिक समीक्षा हो सकता है इसका, 9वीं अनुसूची का क्या कर सकते हैं, शेड्यूल का न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, और दूसरी बात है आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। 81वां संशोधन, 81वां देखें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 81वां छोड़ दो, ये पूछेगा नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। 86वां इंपॉर्टेंट है, कब लाया गया? ये 2002 में लाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की बात कहा गया था, किसमें? ये मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, इसके लिए लाया गया था, ठीक है। और 51 ये आर्टिकल जोड़ा गया था इसी के तहत, ठीक है। और 86वां की तरह 11वां जो कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटी, वो जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रखना। 91 संविधान संशोधन को देखें तो जो लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित कर दी गई, 91 के अमेंडमेंट के तहत ये निर्धारित कर दिया गया कि 15% से ज्यादा नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन 2003, ध्यान रखना। 92वां हमने बताया था कि ये 92 में 4 भाषा और जोड़े गए थे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। और टोटल भाषा कितने हो गए? 22 हो गए, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अगर देखें तो 93वें संविधान संशोधन, इसमें ओबीसी को शिक्षा संस्थाओं के लिए 27% आरक्षण दिया गया था। ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण किसमें दिया गया? 93। 97 बहुत पूछा जाता है, 2011 में हुआ था। आर्टिकल 19 सी या ग बोले, सहकारी समिति बनाने का अधिकार इसी में डाला जाता है। 97 संविधान संशोधन के तहत गया था। तो फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था 19वें 1C, सहकारी समितियां बनाना, ठीक है। 99 इंपॉर्टेंट है कि 2014 में हुआ था और एनजेसी बना था, ये था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेसी का इसको प्रावधान किया गया था, ठीक है। और यही एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। कौन सा? 99 वाला, ठीक है। एनएजीसी का गठन की बात बोला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया था 99 वाले में, ठीक है। अब ये याद जरूर रखना, मिलाने के लिए आता है। 100वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? भारत बांग्लादेश का सीमा समझौता हुआ था। 101वां में क्या आया था? जीएसटी आया था। और 102 में राष्ट्रीय ओबीसी ओबीसी जो ओबीसी को क्या दिया गया? ओबीसी क्या बोलते हैं, आयोग, ओबीसी कमीशन को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। 103वां क्या था? 103वां में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की देने की बात कही गई थी, 10%, 103वां संविधान संशोधन में। 104 में क्या हुआ था? तो 104 में क्या हुआ, ये ध्यान रखना कि लोकसभा और विधानसभा के अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण 10 साल बढ़ा के कितना कर दिया गया? 30 साल कर दिया गया। और इसी में एंग्लो इंडियन का जो 2 सीट था ना, उसको कम करके 104 उसको खत्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियन वाला। 105वां संविधान संशोधन क्या था? तो 105वां संविधान संशोधन ये बताता है कि भैया देखो, ओबीसी की लिस्ट निकालने के लिए या एससी की लिस्ट निकालने के लिए पहले था कि जो 102 के तहत दिया गया था कि सेंटर, केवल सेंटर निकाल सकती है। लेकिन 105वें संविधान संशोधन के द्वारा स्टेट को भी ओबीसी और एससी की लिस्ट निकालने के लिए क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया, शक्ति दे दी गई 105वें में। बस इतना है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पॉलिटी का। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।